तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। ठीक है, किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं है ना? बोर्ड देखने में दिक्कत हो रहा है तुम लोग को? जी पीछे तुमको दिक्कत हो रहा है? नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? चलिए, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो आप लोग बुक की तरफ देखें अपना, ताकि आपको इंग्लिश समझ में आए कि वहां पर उसको कहने का मतलब क्या है। जब मैं यहां पर क्वेश्चन समझाऊं तो आप बुक की तरफ देखें अपना, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए कि क्या समझाया जा रहा है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। बुक नहीं है तुम्हारे पास? एक बुक दे दो। एक बुक में नहीं होता है। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझो, क्योंकि इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बनेगा तो आराम से। जिसको एक्सरसाइज 8.1 8.2 आता है वो तो आराम से बना जाएगा, लेकिन वो फंसेगा फिर कहां पर? जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसलिए ध्यान से समझना है। ठीक है, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए ट्री ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री है, एक पेड़ है, वो स्ट्रॉम के कारण, मतलब बवंडर चला है ना, आंधी चला, उसके कारण क्या हो गया? टूट गया। ठीक है, एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। मतलब जो पेड़ था ना, वो ऐसा नहीं टूटा कि पूरा का पूरा जमीन पर गिर गया, वो ऐसा टूटा कि आधा टूटा और आधा वाला पार्ट जो है वो जमीन को छू दिया। ठीक है, अभी मैं फिगर भी बनाकर दिखाऊंगा, पहले समझो। फिर क्या लिखा हुआ है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। क्या बनाया फिर? 30 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, ध्यान देना यहां पे क्या लिखा हुआ है? फुट। कल की क्लास में बताया था फुट का मतलब क्या है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड टू 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब ये बात था, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब इसको हम लोग फिगर के रूप में कैसे समझेंगे? ध्यान देना। ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा क्या है? ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पर एक पेड़ खड़ा है ना, ग्राउंड पर एक पेड़ खड़ा है। मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहां पर थोड़ा सा पास मान लेते हैं, ये सी हो गया। ठीक है, अब एक बात याद रखना, हम लोग जनरली यही देखते हैं और यही ऑब्जर्व किए हैं कि जो भी पेड़ होता है, यानी ये जो ए बी ट्री है, ट्री, जो भी ट्री होता है ना, वो ग्राउंड से म्यूचुअली परपेंडिकुलर खड़ा होता है ना, सीधा खड़ा होता है। बहुत रेयर चांस होगा आप देखोगे कि कोई पेड़ ना टेढ़ा है। अब टेढ़ा हो गया वो भी हवा के कारण, या उसको ठीक से ग्रोथ नहीं मिला इसलिए, लेकिन जनरली पेड़ जो होते हैं ना, वो सीधा ही खड़ा होते हैं। अब क्या हुआ, जब हवा चला ना, हवा चला तो ये पूरा ए बी नहीं गिर गया, पूरा ए बी ही जमीन पे नहीं गिरा। क्या हुआ, आधा से टूटकर, यहां पर ये भी नहीं बोला कि पूरा आधा ही टूट रहा है ना, बस बोला कि टूटा है वो कुछ पार्ट, और वो पार्ट ना टूट करके, वो पार्ट टूट करके, ये वाला जैसे मान लो इतना टूट गया, और ये टूट करके ना आकर जमीन में टच हो गया। बात समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट टूट करके जमीन में टच हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो सिंपल सी बात है, जब पेड़ टूटा ना, तो ये पूरा टूट के जमीन पर नहीं गिरा, उसका कुछ पार्ट, आधा पार्ट ऊपर ही रह गया, मतलब बैंड हुआ है ना, पूरा बाहर हट नहीं गया, अलग नहीं हो गया। समझ में आया? जब टूटता है तो आप लोग देखे होंगे भी, कभी भी पेड़ अगर स्ट्रोम की मदद से टूटता भी है तो कोई जरूरी नहीं कि पूरा गिर ही जाता है, हो सकता है लटक जाए आधा। बात समझ में आ रहा है? तो वैसे ये वाला जितना पार्ट था, यानी अगर मैं इसको एडी बोलूं, एडी, तो ये मेरा जो पार्ट होगा वो एक तरह का सी भी है और मेरा ए डैश भी होगा। क्यों? क्योंकि यही वाला पार्ट तो यहां आया हुआ है ना, यही ए वाला ही पार्ट तो यहां पर आया हुआ है।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अब यहां पर क्या बोल रहा है कि जो पेड़ का टॉप था जो जमीन को छुआ, वहां से जो क्या बोलते हैं पेड़ का जो फुट था उसके बीच की दूरी 8 मीटर है। क्या है? 8 मीटर। और ये भी बोल रहा है कि जो पेड़ है और ग्राउंड जो है ये लोग मिल करके एंगल बना रहे हैं 30 डिग्री का। अब तुम्हारा काम है एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो, फिगर देखो, क्या नहीं समझ में आ रहा तुरंत पूछो, उसके बाद सॉल्व करेंगे, उसके बाद सॉल्व होगा। क्यों ये 30 डिग्री बना, क्यों यहां पर 8 मीटर हम लिखे, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। नहीं आएगा तुरंत पूछो। हाँ, फुट ऑफ द ट्री, फुट का मतलब कि पेड़ का फुट, वहां से जब यहां से जब वो टूट के गिरा, उसका जो फुनगी था, जो हेड पार्ट था, एपिकल पार्ट था, वहां की दूरी 8 मीटर है। नहीं समझ में आया? आया समझ में? सभी को समझ में आ गया? पक्का आ रहा है ना? चलिए, गिवन लिख पाओगे? गिवन लिख पाओगे? सिंपल सी बात क्या है, गिवन में यही लिखना है कि एडी जो होगा वो ए डैश बी के बराबर, ए डैश होगा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगर ये x है तो ये भी मेरा क्या होगा? x होगा। क्यों? क्योंकि इतना पार्ट ही तो टूट के यहां गिरा है, तो ये जितना था पहले ये भी उतना ही है। हम लोग को हाइट पूछ रहा है ट्री का, कि ट्री का हाइट क्या है, तो इतना पार्ट को हम x मान लिए, इतना पार्ट को हम लोग y मान लेते हैं। वैसे आप और भी कुछ मान सकते हो। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पूरा जो ट्री है, ठीक है, और ट्री मेरा क्या है? ए बी मेरा ट्री है, ठीक है। तो ए बी हमको कैसे मिलेगा? अगर हम एडी प्लस डीबी कर दे, तो एडी को हम लोग क्या माने हैं? एक्स, और डीबी को क्या माने हैं? वाई। यहां डीबी बता देते हैं, और यहां पर हमारा बीसी या ए डैश सी, ठीक है, ए डैश बी यानी ग्राउंड से दूरी 8 मीटर है। बताओ गिवन में कोई डाउट है? कोई डाउट है गिवन में? सब बात बता दिए कि बीडी जो है, डीबी जो है वो मेरा वाई है, एडी मेरा जो है वो एक्स है। हमको पूरा हाइट निकालने का ही बोला गया था, ये पेड़ का पूरा हाइट है। बात अलग है, बीच में से टूट गया था तो इधर हो गया, लेकिन पूरा हाइट की बात करें तो यही मेरा हाइट था। तो ए बी मेरा क्या होगा? ट्री होगा। तो ए बी मेरा ट्री है, तो ए बी का लेंथ कैसे निकलेगा? अगर एडी में डीबी प्लस कर देंगे तो मेरे को पूरा लंबा पेड़ मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्योंकि एडी को हम लोगों ने एक्स माना था इसलिए एक्स लिख दिए, प्लस डीबी को हम लोगों ने वाई माना था इसलिए वाई, और ए डैश बी मतलब कि जो ट्री का फुट है और जहां एंगल बन रहा है एपिकल से, उसके बीच की दूरी 8 मीटर है। इतनी बात समझ में आई? अब तुम लोग को कंसीडर करना है। हाँ बोलो। एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन में फिगर बना दिए तो लिखने की जरूरत नहीं, अगर चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन लिखने का जरूरत नहीं होता है, अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकोगे और अच्छी बात है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ध्यान देना, मैं ट्रायंगल, अब सिर्फ ट्रायंगल किसको देखना है तुम लोगों को? एन ट्रायंगल, एन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल को देखना है तुमको? मैं सी हटा ही देता हूं, ए डैश ही मानते हैं इसको, ए डैश। इन ट्रायंगल ए डैश डीबी, ठीक है, या बीडी, राइट एंगल एट बी। बात समझ में आ रहा है? मैं यहां बना भी देता हूं अलग से ताकि अच्छे से समझ में आए। ये देखो, ये है हमारा ए डैश, ये है हमारा डी, और ये हमारा बी। ये हमको 8 पता है, ये वाई है और ये एक्स है। अच्छा, कल का क्लास जो बच्चा किया होगा उसको अच्छे से पता चल गया होगा। क्या करते हैं,
हम लोग सिर्फ दो ही चीज ले सकते हैं, सिर्फ दो ही चीज, एक जो पता है और एक जो पता लगाना है। असलियत में इस क्वेश्चन में ये भी पता लगाना है और ये भी पता लगाना है, क्योंकि ये पता लगाएंगे तब जाकर ऊपर वाला भी पता चलेगा, तब तो जाके दोनों को ऐड करेंगे तो इसका दो बार बनेगा, इसका सॉल्यूशन दो बार बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोग को पता है और ये हम लोग को पता लगाना है। ठीक है, पहला केस में ये करते हैं, ये हम लोग को पता है और हम लोग को पता लगाना है। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर देखा जाए तो यहां 30 डिग्री है, यहां 30 डिग्री है। मुबारक बताओ, ये तो 90 डिग्री है, हम समझ गए कि ये हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर कौन होगा? नाम बोलो पूरा। हाँ, डीबी, सबको पता चल गया ना, परपेंडिकुलर है ये। तो ऑब्वियस सी बात है, ये मेरा क्या होगा? बेस। यानी हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं बेस और हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस। तो यहां पर देते हैं कि हमको बेस अपॉन हाइपोटेनस ये निकालना है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि सर हम तो हाइपोटेनस अपॉन बेस भी तो निकाल सकते थे। हाँ, निकाल सकते थे। तो ये बताओ कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, शाहनवाज, बेस अपॉन हाइपोटेनस है कॉस। ध्यान, तुम लोग को कितनी बार बताया, ध्यान से समझो, है ना, कंफ्यूज मत हो जाओ। ठीक है, तो कॉस हो गया, है ना, बेस बाय हाइपोटेनस किसका कौन सा फंक्शन है? कॉस। लेकिन कॉस का कौन सा थीटा? 30 डिग्री वाला थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करते हैं, तो वहीं पे लिखेंगे कॉस का कॉस लिखेंगे, 30 का 30 लिखेंगे, इक्वल टू का इक्वल टू बेस। मेरे लिए बेस कौन है? मेरे लिए ए डैश बी है, और हाइपोटेनस कौन सा है? ए डैश डी, ए डैश डी। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, बात समझ में आ रहा है? मैं क्या करूंगा? वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा। बताओ, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। ए डैश बी, इसका वैल्यू क्या है? 8 है ना, यहां से ला दिए 8। और ये देखो ए डैश डी, ये क्या है? x है। ठीक है, ये x है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, यहां से भी एक स्टेप आप काट सकते हो। तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा दिखेगा √3 × x, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो मैं स्टेप बढ़ाने के लिए से बता रहा हूं, ये स्टेप बढ़ा करके बता रहा हूं, ये सब तो सबको पता है, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √3x इक्वल टू 8 2 जा 16, है ना। फिर ये इधर आ जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16√3। बात समझ में आ रहा है? x का वैल्यू हमको कितना पता चला? 16√3। मतलब जो टूटा हुआ पार्ट है, टूटा हुआ पार्ट वो कितना है? 16√3। लेकिन एक और बात, कभी भी नीचे रूट में नहीं रखते हैं, कभी भी रूट नीचे नहीं रखा जाता है। तो जब भी रूट नीचे नहीं रखा जाता है तो हम लोग क्या करेंगे? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्लास 9 में सीखे थे हम लोग, तो चलो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में किया क्या जाता है? ये देखो 16/√3। अच्छा, ये देखो √3 नीचे है ना, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ लिख दो। तो यहाँ लिख दिया √3, यहां भी लिख दिया √3। तो देखो इसको सामने सामने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? 16√3, और √3 कितना होता है? 3। तो या तो फिर ये आंसर लिखो, या तो ये आंसर लिखो, और या तो फिर ये आंसर लिखो, दोनों आंसर सेम ही है। ये वाला तुमको ज्यादा अच्छा काम करेगा आगे, ये वाला ज्यादा अच्छा काम करेगा। वैसे इससे भी बना सकते हो, दोनों बना सकते हो। समझ में आ रहा है? दोनों का दोनों बना सकते हो। तो ध्यान देना, बात समझ में आ रहा है? ये समझ में आ गया ना? किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? तो हम लोग को पता चल गया कि ये जो टूटा हुआ पार्ट था वो कितना था? टूटा हुआ पार्ट था 16√3/3 या फिर 16/√3। इतनी बात समझ में आई? चलो ठीक है, अब हम यही ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, लेकिन अब तो हमको ये पता चल चुका है, अब हमको इन दोनों का काम करना है। मैं बार बार बता रहा हूं, इसमें सिर्फ दो ही चीज लेना है, एक जो तुमको पता है और एक जो तुमको पता लगाना है। तो हम क्या किए, पहले केस में ये हम लोग को पता था और ये पता लगाना था, इन्हीं दोनों को लिए और हम लोग इसको पता लगा लिए कि ये कितना आ रहा है। नेक्स्ट केस में क्या करेंगे कि ये पता है और ये पता लगाना है। ठीक है, तो अगेन फिर से वही लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए डैश बी डी, राइट एंगल एट बी। बेस है, परपेंडिकुलर है ना,
हम या तो परपेंडिकुलर बाय बेस लिख सकते हैं या हम बेस बाय परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, मेरी मर्जी है। बात समझ में आ रहा है? बस रेशियो पता होना चाहिए, रेशियो पता होना चाहिए। क्लियर है ना? तो या तो हम बेस बाय परपेंडिकुलर लिख सकते हैं या परपेंडिकुलर बाय बेस लिख सकते हैं। तो अगर परपेंडिकुलर बाय बेस लिखे, परपेंडिकुलर बाय बेस लिखे तो क्या हो जाएगा इसका रेशियो? tan हो जाएगा, tan हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहां पर बेस बाय परपेंडिकुलर लेते तो क्या हो जाता? cot हो जाता। तब cot का फॉर्मूला लगता। अगर यहां परपेंडिकुलर बाय बेस लिखे हैं तो किसका फॉर्मूला लगेगा? tan का लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया tan 30 डिग्री। 30 कहां से है? ये रहा रेफरेंस एंगल। ठीक है, अच्छा tan 30 का tan 30 लिख रहे हैं। परपेंडिकुलर, मेरा परपेंडिकुलर कितना है? BD। और बेस क्या है मेरा? A-B। फिर देखो tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। और डीबी कितना है? डीबी हमको नहीं पता इसलिए यहां y लिख दिए। और A-D क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 8 और यहां क्या हो जाएगा? y इंटू √3। तो 1 इंटू 8 8 होता है, y इंटू √3 होता है। ये मल्टीप्लाई और उधर से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना? ये भी आंसर सही है, लेकिन फिर मैं वही बात बताया कि नीचे डिनोमिनेटर में रूट मत रखो, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? देखो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो क्या करेंगे? 8√3 इंटू √3/√3, है ना? ये y का y रहा, इसको डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे लिख दिए और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो √3 क्या होता है? 3। और 8 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8√3। ये अब कुछ कुछ बच्चे हो सकता है क्वेश्चन पूछेंगे कि दोनों मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ? 8×3 = 24 क्यों नहीं हो गया? क्योंकि यहां पर रूट है, इसलिए वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो y का वैल्यू या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, ये ज्यादा बेटर होगा। बात समझ में आया? हम लोगों ने x की भी वैल्यू निकाल लिया और y की वैल्यू निकाल लिया, दोनों वैल्यू निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए था? हमको तो पूरा पेड़ चाहिए, और पूरा पेड़ के लिए क्या करना होगा? x और y दोनों को क्या करना होगा? ऐड करना होगा। नीचे जगह दिख रहा है ना? तो एक मिनट, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है? ए बी अगर निकालना है तुम्हें तो क्या करना होगा? AD प्लस DB करना होगा। AD हम लोग निकाले, AD हम लोग निकाले है ना, x निकाले हैं, ये वाला देखो 16√3 और ये क्या है? 8√3। समझ में आया? रूट, अरे ये 3 है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ए बी पूरा पेड़ था, हम x और y दोनों का वैल्यू निकाल लिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ 3 ले लेंगे। अब देखो, यहां भी √3 है, यहां भी √3 है, तो √3 क्या होगा? √3, है ना? और 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अब ये देखो, ये और ये कट जाएगा, 3 बन जा 3 और 3 8 जा, यानी हमको क्या पता चल गया कि ए बी जो है, पूरा ए बी, पूरा ट्री का जो हाइट था वो कितना था? 8√3 मीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लिखने का मौका नहीं मिलेगा, आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, समझने की कोशिश करो। हाँ, कहां पर माइनस? ये वाला माइनस, ये माइनस नहीं है, ये है। ठीक है, अगर कोई लिखना चाहता है लिखो, उसको 2 बार और बना के लेकर आना होगा, लिख लो। कोई लिखना चाहता है तो लिख लो, लेकिन 2 बार और बना के लेकर आना होगा, यानी कुल मिलाकर 3 होगा। सोच लो। अब ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं है? किसी को डाउट है जल्दी बताओ। नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कौन कौन बच्चा अगर ग्रुप में भेजेंगे, कौन कौन बच्चा नहीं लिख पाएगा ये बताओ हमको पहले। कौन बच्चा नहीं लिख पाएगा अगर हम ग्रुप में भेजते हैं? एक और कोई, दो, तीन और कोई, चार। चार बच्चे नहीं लिख पाएंगे, चार बच्चे को लिखने में दिक्कत होगा। लेकिन एक बार ये सोच कर देखो, अगर हम यही बैठाकर लिखवाते हैं तो लिखने में टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा? बात समझ में आ रहा है? तो तुम चार बच्चे अपने अपने दोस्तों से ले लोगे, है ना, अपने दोस्तों से कॉपी ले लोगे, समझ में आया? शेयर कर देना, दोस्ती नहीं निभाते हो, निभाते हो ना, दे देना अपना कॉपी, ठीक है, एक दूसरे से कॉपी ले लेना और बना लेना। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? चलिए, जैसे थर्ड क्वेश्चन पढ़ूंगा आप लोग बुक देखो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान दो। कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी मिलेगा क्योंकि बहुत इजी है, ठीक है, इसलिए ध्यान देना। क्या लिखा हुआ है? ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। एक कॉन्ट्रैक्टर है ना, ठेकेदार है जो ठेका लेता है कोई सामान बनाने का। तो ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है स्लाइड्स। स्लाइड्स का मतलब होता है फिसल पट्टी बना रहा है, ठीक है, बच्चों के खेलने के लिए फिसल पट्टी जो होता है वो ये बनाना चाहता है, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क, ताकि बच्चे पार्क में खेल सके, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, ऐसे बच्चे जो 5 साल से कम एज के हैं, तो ऑब्वियसली बात है 5 साल से कम के एज के बच्चे होंगे तो छोटे छोटे होंगे, तो छोटे छोटे होंगे तो उनकी फिसल पट्टी तो बहुत बड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए, उन्हीं के हाइट या उन्हीं के लगभग के लिए होना चाहिए, है ना। तो क्या लिखा हुआ देखो, सी प्रीफर टू स्लाइड हुज टॉप इज द हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड is inclined at the angle of 30 degree to the ground, whereas the elder children, जो बड़ के बच्चे हैं उनके लिए अलग वो सोच रहा है। She want to have a slit slides at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? अब देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन समझना। मैं क्या करूंगा, यहीं पर बनाता हूं 2 पार्ट, समझ में आ रहा है? यहां पर बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन है, ठीक है, और यहां एल्डर चिल्ड्रन है ना। यहां बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन के लिए है और यहां एल्डर चिल्ड्रन के लिए है। बात समझ में आ रहा है? देखो दोनों। अच्छा, एक और बात, सिंपल सी बात यह है कि जो स्लाइड बनेगा तो ग्राउंड में ही बनेगा, और जो सीढ़ी चढ़ने वाला होगा वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो देखो ये हमारा ग्राउंड होगा, है ना, ये हमारा ग्राउंड होगा, ठीक है, ये ग्राउंड होगा। यहां पर वो क्या कर रहा है, एक सीढ़ी बनाना चाहता है, ऐसा, है ना, और वो ऐसा फिसल पट्टी बनाना चाहता है बच्चों के लिए, और एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है कि 30 डिग्री रखेंगे, है ना, और हाइट जो रखेंगे बच्चे का चढ़ने के लिए वो रखेंगे 1.5 मीटर, ठीक है। अगर सीढ़ी में बनाऊं सिर्फ समझाने के लिए, ये पूरा सीढ़ी है चढ़ने के लिए। बात समझ में आ रहा है? या सीधे भी होता है बहुत सारा सीढ़ी चढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहां से बच्चा क्या करेगा, सीढ़ी चढ़ेगा और यहां से फिसलेगा और मजा आएगा उसको, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। बात समझ में आ रहा है? ये तो छोटे बच्चे के लिए। बड़े बच्चे के लिए वो क्या कर रहा है, बड़े बच्चे के लिए थोड़ा बड़ा बनाएगा, ये इस बार हाइट रख रहा है 3 मीटर, ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक है। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है, उसको बस इतना पता है कि हम एंगल कितना डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री, यहां एंगल कितना रखेंगे, 60 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? इसका छोटे बच्चे के लिए छोटा एंगल, बड़े बच्चे के लिए बड़ा एंगल, छोटे बच्चे के लिए छोटा हाइट, बड़े बच्चों के लिए बड़ा हाइट। लेकिन दोनों में हमको क्या निकालना है,
दोनों में हमको फिसल पट्टी वाला एरिया निकालना है। फिसल पट्टी मतलब जहां से वो लोग फिसलेगा। इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये मेरे लिए एक्स हो जाएगा, है ना। और यहां पे भी अगर मैं चाहूं तो एक्स ही मान सकता हूं, लेकिन मैं वाई भी मान सकता हूं। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना। हम लोग को क्या बोल रहे हैं, फिसल पट्टी वाला एरिया निकालो, फिसल पट्टी वाला एरिया निकालो। अब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो चुका है ना। कैसे पता? अगर तुम लोग ये देखो, अगर मैं फिसल ये चढ़ने वाला हटा दूं 1.5, ठीक है। तुम बताना जी, तुम बताना क्या निकालना है हम लोगों को, निकालना क्या है? हाँ जोर से बोलो, निकालना क्या है? ए बी, ए बी निकालना है। तो 1.5 क्या है? हाँ सी बी, सिर्फ सी ए निकालना है। वहां देखो सिर्फ फिसल पट्टी का निकालने का बोला है। वो ये नहीं बोल रहा है कि फिसल पट्टी का जो एंगल है और जो मेरा सीढ़ी का जो फुट है उसकी दूरी कितनी है वो नहीं पूछ रहा है, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ फिसल पट्टी पूछ रहा है। समझ में आ गया? तो क्या निकालना है? सिर्फ एसी निकालना है। क्या निकालना है? एसी निकालना है, ठीक है। एसी निकालना है। और क्या पता है तुमको? ए बी पता है और एसी निकालना है, ठीक है। यही बात हो रहा है ना, एसी पता है और ए बी निकालना है। तुम बताओ जी इमरान कि अगर अगर ध्यान देना यहां 90 डिग्री है, तब ये बताओ मुझे कि ए बी है क्या? हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, क्या है? परपेंडिकुलर है। तो सबको पता चल गया कि ये क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। तुम बताओ जी, तो फिर एसी क्या है? वेरी गुड। एसी क्या है हमारा? हाइपोटेनस है। तो सिंपल सी बात है, हमको हाइपोटेनस और पी का जरूरत है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब हमको मुबारक तुम बताओ कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किसमें आता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किसमें आता है? किसमें आता है? साइन में। नहीं आता तुरंत लिख कर बोलो कि हम बता रहे हैं, लिख कर बता देना, लेकिन बताना सही। बात समझ में आ रहा है? हाँ। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किसमें आता है? साइन में आता है। वैल्यू कितना होगा? 30। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब करना क्या है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और हमको हाइपोटेनस निकाल लेना है। निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा? सिमिलरली, सिमिलरली अगर यहां भी देखोगे तो इसके अपोजिट वाला ये हो गया हमारा क्या? परपेंडिकुलर। और यही निकालना है हम लोग को। ये हमारा क्या हो गया? हाइपोटेनस। वैसे हम क्या कर सकते हैं? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस या हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। अगर कोई बच्चा सोचा कि नहीं मैं तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर से निकालूंगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ये उसके लिए cosec 60 हो जाएगा, है ना। लेकिन कोई बच्चा सोचा कि नहीं हम ऊपर परपेंडिकुलर लिखेंगे, नीचे हाइपोटेनस लिखेंगे। आप ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान देना अगर ऊपर पी है नीचे एच है तो वो साइन 60 से निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? फंक्शन समझ में आ रहा है? बस अब क्या करना है, एक बार पी का वैल्यू रख देना, पी का वैल्यू, और हाइपोटेनस निकालना तो वो तो छोड़ ही देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बता दे रहे हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, मेरा परपेंडिकुलर कौन सा है? ए बी, है ना। और हाइपोटेनस क्या है हमारा? ए सी साइन 30। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। ए बी का वैल्यू कितना है? 1.5। और ये तो निकालना ही है तो इसको एक्स मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x इंटू 1 इक्वल टू 1.5 इंटू 2। तो सिंपल सी बात है, x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आएगा, और 1.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 3। बात समझ में आ रहा है? 3। कोई यूनिट दिया क्या? देखो तो मीटर। तो हमको पता चल गया कि बच्चों के लिए जो हम फिसल पट्टी बनाएंगे तो चढ़ने के लिए बनाएंगे 1.5 मीटर का, और फिसलने वाला जो बनाएंगे वो बनाएंगे 3 मीटर का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा? सिमिलरली ये भी बना पाओगे। बट हाँ, ऐसा नहीं, निकाल कर देखना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखते परपेंडिकुलर क्या है, देखो ये लोग बहाना है इन लोग को नहीं बनाने का, नहीं बनाने का बहाना है। या वाई है। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? देखो √3/2। हाँ √3/2। और अगर देखोगे कॉसेक, कॉसेक 60 का वैल्यू देखो 2/√3।
है ना। अच्छा ये देखो, यहां से ये मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा, √3y इक्वल टू 2 3 जा 6, ये इधर आ जाएगा तो y इक्वल टू 6√3। तो ये देखो नीचे √3 आ गया ना, तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो y इक्वल टू 6√3 मल्टीप्लाई बाई √3 इंटू √3, तो आ गया 6√3/3, कट जाएगा तो आंसर आएगा 2√3। इसका आएगा क्या आंसर, 2√3। ये लोग देखा कि यहाँ 1.5 है, यहाँ 3 है, डबल हो गया, तो यहाँ 3 है तो इसका डबल कर दो। अरे तो बहुत अच्छा बनाया था कि आंसर बनवा देते हैं, क्या दिक्कत है, बन ही गया दोनों। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से देखो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले ये देखो क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर 8.1 लगा, 8.2 लगा और आंसर आ गया। हार्ड है या इजी है, इजी है, समझ में आ रहा है ना, जा रहा है दिमाग में, ठीक है। पीछे तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम लोगों को तुम लोगों को तुम लोगों को तुम लोगों को पीछे तुम्हें जी, चलिए ठीक है। तो मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। देखो हम तुम लोगों को कॉन्सेप्ट ही बता दे रहे हैं, कैसे बनेगा, क्या करना है, ताकि तुम लोग खुद से बना सको। जो दिया हुआ है क्वेश्चन एनसीईआरटी में वही नहीं आएगा, घुमा करके आएगा, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे उसका तरीका मैं बता दिया हूं तुम लोगों को। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप बुक देखिए। अब मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन हम बनाएंगे तो नहीं, सिर्फ समझा के छोड़ देंगे, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है। ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमको क्या करना है, टावर का हाइट निकालना है। तो सिंपल सी बात है, पहले क्या करेंगे, एक ग्राउंड बनाते हैं। ये मेरा ग्राउंड, यहां उसका क्या है, ये मेरा टावर है, ए बी मेरा टावर है, और ये बी सी मेरा क्या है, ग्राउंड है, और ये मेरा टावर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, ग्राउंड पर एक पॉइंट है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ध्यान देना, यहां समझने वाली बात क्या है कि एंगल तो पता चल गया सबको, एंगल पता चल गया कि यहां से लेकर ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर की ओर, यानी यहां पर बनेगा एंगल 30 डिग्री। अच्छा एक और बात यहां पर लिखा हुआ है, क्या बात लिखा हुआ है, बात लिखा हुआ है कि 30 मीटर। अब 30 मीटर को पता करना है कि 30 मीटर क्या है, तो देखो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब ये जो पॉइंट बना ना, वो टावर के फुट से उसकी दूरी कितनी है, 30 मीटर। 30 मीटर की दूरी है, बात समझ में आ रहा है। अगर ये भी नहीं समझ में आता तुम लोगों को, तो ये तो समझ में आता है ना कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर का हाइट निकालना है। ये तो हम लोग को पता ही था कि ये निकालना, जब हाइट निकालने की बात हो तो ये तो 30 हो ही नहीं सकता, ये तो 30 हो ही नहीं सकता। यानी अब क्या बात आ गया, अब बात आ गया या तो ये होगा 30 मीटर या तो होगा ये 30 मीटर, है ना। अगर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो ये तो कर सकते हो ना कि जो निकालना है पहले वो लिख लो। तो ये निकालना था हम लोगों को, ये निकालना था, तो इसका मतलब ये तो 30 हो नहीं सकता, है ना। तो अब हम फंसे दो चीज पे, या तो ये 30 होगा या तो ये 30 होगा। अब ये वाला 30 कैसे होगा, कैसे पता चलेगा, तो देखो यहां पर क्या बोल रहा है, यहां बोल रहा है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट कहां होता है, टावर का फुट यहां पर है, यहां से दूरी। बात समझ में आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये 30 मीटर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो ध्यान देना, हमको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। हमको पता क्या है, सी बी पता है, सिंपल सी बात है, निकल जाएगा, है ना। ये 30 है तो इसका अपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, बेस होगा। बात समझ में आ रहा है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस हम लोग या तो tan से निकाल सकते हैं या तो उल्टा कर दे तो cos से निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बनाना पड़ेगा कि होमवर्क दे दूं,
दे दो ना, चलिए ठीक है। तो बस इतना लिख देता हूं कि यहां पर क्या निकालना है। इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बेस किसका होता है? tan 30 डिग्री। तो क्या करना है? ए बी अपॉन सी बी, यही हो जाएगा tan। अब क्या करना है? बस tan 30 का वैल्यू लगाना है, इसका वैल्यू लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना बाबू? ठीक है। चलिए अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 5। चलिए मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 और आप लोग समझो। अभी 1 से लेकर 4 तक बता दिया, समझ में आया? किसी को डाउट है कोई क्वेश्चन में? शहनवाज, कोई डाउट है? सानिया, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रहा है? एक पतंग उड़ रहा है, एक काइट उड़ रहा है, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइट टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। द इंक्लिनेशन का मतलब होता है एलिवेशन, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। इंक्लिनेशन का मतलब भी होता है क्या? एलिवेशन, यानी नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है। इंक्लाइन का मतलब वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग। ये तो मैं इंग्लिश में पढ़ दिया, अब इसका मतलब क्या है ध्यान से समझना। हुआ ये कि मेरे पास एक ग्राउंड था, ठीक है। ये क्या है? ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है। तो क्या कर रहा है कि ग्राउंड से कितने मीटर की ऊंचाई पे? 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर रहा है? एक पतंग उड़ रहा है। यानी पतंग कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है? 60 मीटर, ठीक है। ऐसे ही तो उड़ता नहीं है, उसके लिए तो रस्सी होना चाहिए ना। तो कोई क्या किया, इसका जो रस्सी है ना उसको एक ग्राउंड पर जाकर रख दिया, एक ग्राउंड पर आके रख दिया। तो इस पॉइंट को हम लोग ए मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं और इसको हम लोग सी मान लेते हैं। अच्छा ये हुआ कैसे? देखो ध्यान देना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब पतंग उड़ाते हैं, जब पतंग पूरी तरीके से खिल जाता है ना, जब खिल जाता है तो वो जो उनके हाथ में ऐसे घुमाने वाला जो होता है ना, हाँ, उसको ना कहीं जाके रख देंगे, है ना, सिर्फ रख देंगे और पतंग उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? एकदम वही सिनेरियो यहां भी हुआ है, वही सिनेरियो यहां भी हुआ है। पतंग उड़ रहा है और पतंग उड़ रहा है और ये उसका धागा है, ये उसका क्या है? धागा, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये धागा है, ये धागा है ना, इसको स्ट्रिंग बोला जा रहा है, धागा, स्ट्रिंग। ये जो धागा है, धागा और ग्राउंड के बीच का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है ना, वो कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ स्ट्रिंग का लेंथ बताओ, स्ट्रिंग का लेंथ बताओ, यानी क्या निकालना है हमको? ये धागा ही निकालना है। तो इस धागा को क्या मान लिया हम? एक्स मान लिए। अच्छा एक और बात लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, ऐसा एज्यूम कर लो कि धागा में किसी तरह का स्लैग नहीं है। स्लैग नहीं है, स्लैग का मतलब कि ये धागा जो है एकदम टाइट है, ढीला नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ये ढीला नहीं, एकदम टाइट यहां से यहां तक पकड़ा हुआ है, तभी तो ये क्या बना, तभी तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं फिर से क्वेश्चन बोलता हूं। क्वेश्चन क्या था कि एक पतंग है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, लेकिन ऐसे तो उड़ नहीं रहा है। उससे क्या किया गया, कोई धागा जो था वो कोई क्या किया, उसको बांध के जो रखा है, वो अपना जो मेन मटेरियल था उसको क्या किया, ग्राउंड में जाकर रख दिया, है ना, और पतंग उड़ रहा है। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया
कि पतंग का धागा और ग्राउंड के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। हमसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है तब बताओ कि मेरे को धागा कितना यूज हुआ, मेरा धागा का लेंथ कितना होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है साहिल हमको बताओ पता क्या लगाना है। हाँ हमको पता क्या लगाना है, हमको ये बस बताओ। एक्स पता लगाना, तो एक्स का नाम क्या है? ऐसे बताओगे, ट्रायंगल के हिसाब से बताओ। हाँ ट्रायंगल के हिसाब से बताओगे ना कि क्या निकालना है। हाँ सी बी ए नहीं, हमको निकालना क्या? ए सी। क्या निकालना है? ए सी। पता क्या है हमको? ए बी पता है, ए बी पता है, ए सी निकालना है। ठीक है अब थोड़ा सा इधर आते हैं, तुम मुझे बताओ कि ये ए बी क्या है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस के हिसाब से। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा हमारा? ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है समझ में आ रहा है? तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला क्या होगा? हमारा हाइपोटेनस होगा। ठीक है ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। इसकी तो हमको जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है। जो हमको निकालना है और जो हमको पता है बस हमको उसी से मतलब है। तो यहां पे बात करते हैं क्या, तुम लोग गिवन लिख लोगे ना, तो देखो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी, राइट एंगल एट बी। हम लोग को क्या देखना है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सब जानता है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किसकी वैल्यू होती है? साइन का। अब तुम लोग गौर करना कि अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं ना, सब में ज्यादातर साइन और टेन आया है अभी तक, है ना? हाँ बस यही दोनों आ रहा है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम लोग बस वही याद करना सर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा? परपेंडिकुलर हो गया हमारा ए बी। हाइपोटेनस क्या हो गया? ए सी। साइन 60 अभी फिलहाल यही लिखेंगे। फिर से ए बी की वैल्यू कितनी है? 60। ए सी तो हम लोग क्या मान चुके हैं? एक्स। साइन 60 का वैल्यू क्या हो रहा है? √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा? एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है √3 के साथ और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 60 के साथ, है ना? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? √3x इक्वल टू 120। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 120/3। फिर यहाँ पर √3 आ रहा है नीचे, √3 नहीं रखना है। वैसे आंसर यही हो गया, अगर लिख भी दोगे ना तो आंसर यहाँ हो गया। लेकिन और प्रिसाइज होकर लिखना चाहते हो तो क्या करेंगे? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में क्या होता है? जो डिनोमिनेटर है उसी को इंटू करो और 2 बार लिख दो। यहां भी लिख दिए, यहां लिख दिए। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि ये रूट में है इसलिए आ जाएगा 120√3। और ये क्या होगा? √3 कितना हो जाएगा? 3। तो अब ये देखो दोनों कट जाएगा। 3 के टेबल में ये क्या बोलते हैं 120 आता है कितने टाइम्स में? 40 टाइम्स में। तो हमको पता चल गया कि वो जो पतंग का जो स्ट्रिंग है, मतलब जो धागा है, उसका लेंथ कितना है? 40√3 मीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है कि नहीं? कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? दिमाग में जा रहा है अच्छे से? पक्का? ठीक है तो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया। ठीक है और ऐसा आशा करते हैं कि तुम लोग और आगे कोशिश करोगे। अगर समझ में आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो हम तो बताएंगे ही कल से। ठीक है तो फिर आज का क्लास इतना ही है।